फ्रेंड्स जोहार स्टडी पॉइंट जे4 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी एलडीसी स्टेनो, जेएसएससी सहायक आचार्य का जीके यानी कि सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 शुरू करेंगे। ऑलरेडी 6 सेट करा चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब का प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि निम्न में कौन युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा सही मिलान नहीं है वो बताना है फ्रेंड्स। देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ए इंडो आर्यन भाषा समूह पंचपरगनिया, बी द्रविड़ भाषा समूह मालतो, सी ऑस्ट्रिक भाषा समूह नागपुरी और डी चीनी तिब्बती भाषा समूह बोडो। माफ करना फ्रेंड। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं जो है वो आपका ऑस्ट्रिक भाषा समूह, ये नागपुरी जो है, ये आपका नागपुरी जो है फ्रेंड्स वो आपका इंडो आर्यन भाषा समूह के अंतर्गत आता है। ओके, तो चाहे वो खोरठा हो, चाहे देखिए यहाँ पंचपरगनिया दिया हुआ है, चाहे पंचपरगनिया हो या नागपुरी हो या फिर कुरमाली हो या फिर इंडो आर्यन भाषा के अंतर्गत, ये सब सभी आते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कि रोमानिया, क्या दिया हुआ फ्रेंड्स रोमानिया की राजधानी कहाँ है। रोमानिया की राजधानी कहाँ है। ए बुखारेस्ट, सी वालेटा, सी बाकू और डी सोफिया। तो इसमें से इसका राजधानी कौन सा है वो बताना है फ्रेंड्स। तो रोमानिया की राजधानी कौन सा है अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ए बुखारेस्ट। क्या हो जाएगा, ए बुखारेस्ट। रोमानिया का जो राजधानी होता है वो आपका बुखारेस्ट होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स वालेटा। वालेटा किसकी राजधानी है। वालेटा भी एक राजधानी है। तो कहाँ की राजधानी है बोले वालेटा, तो माल्टा की राजधानी होता है। क्या होता है, माल्टा। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बाकू। बाकू किसकी राजधानी है, तो बाकू जो है वो आपका अज़रबैजान का नाम सुने होंगे आपने, अज़रबैजान। तो ये इसकी राजधानी है बाकू। अज़रबैजान की जो राजधानी होगा वो आपका बाकू होगा। लास्ट बच गया है सोफिया। तो सोफिया किसकी राजधानी है, तो इसकी जो है बुल्गारिया की राजधानी है। किसकी राजधानी फ्रेंड्स, तो बुल्गारिया की राजधानी है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए जो आपको राज्य की राजधानी होती है वो आप जरूर याद कर लेंगे। मुद्रा और राजधानी कम से कम एक प्रश्न किसी भी हाल में पूछे ही जाते हैं लगभग फ्रेंड्स। हर एग्जाम में मुद्रा और राजधानी पूछे ही जाते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका देश की राष्ट्रीय खेल है। श्रीलंका देश का राष्ट्रीय खेल क्या है। ए क्रिकेट, बी जूडो, सी वॉलीबॉल और डी फुटबॉल। तो इसका अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल होता है वो आपका होता है सी वॉलीबॉल। क्या होता है फ्रेंड्स, सी वॉलीबॉल। तो फिलहाल क्रिकेट की जो है कहाँ की यानी कि आपका राष्ट्रीय खेल है, तो आपको जानते हैं आप इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल होता है वो आपका होता है क्रिकेट। ओके फ्रेंड्स, जूडो कहाँ का जो होता है राष्ट्रीय खेल होता है, तो आपका जापान का होता है। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, जूडो होता है। और फुटबॉल कहाँ का होता है फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो फुटबॉल जो है वो आपका ब्राज़ील का, कहाँ का फ्रेंड्स, ब्राज़ील का जो आपका राष्ट्रीय खेल होगा वो आपका फुटबॉल होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हर्षवर्धन, क्या दिया हुआ है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी कौन सी। ए कन्नौज, बी पाटलिपुत्र, सी प्रयागराज और डी बल्लभी। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है, हर्षवर्धन की साम्राज्य की राजधानी तो होगा आपका ए कन्नौज। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए कन्नौज। अब बात करते हैं हर्षवर्धन की जो राजधानी, तो आपको पता चल गया कि हर्षवर्धन की साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो आपको कन्नौज थी। राज्यवर्धन की मृत्यु कौन है फ्रेंड्स, राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन की मृत्यु जो हुई थी वो आपको किसकी मृत्यु, तो राज्यवर्धन मृत्यु क्या हुई थी, तो 606 ईस्वी में हुई थी। 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेदार की गद्दी पर बैठा था। हर्षवर्धन जो है फ्रेंड्स जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं अभी, हर्षवर्धन जो है 16 वर्ष की उम्र में जो है आपका कहाँ बैठा था, थानेदार की गद्दी पर बैठा था। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन का जो है फ्रेंड्स वो आपको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, तो शिलादित्य। ओके फ्रेंड्स, और बाण भट्ट जो है क्या, बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। बाण भट्ट हर्षवर्धन का जो है आपका दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित कदम्बरी की रचना की। आपको मालूम हो फ्रेंड्स कि हर्षचरित और कदम्बरी के रचनाकार कौन है, तो आपका बाण भट्ट है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको किस तरह की
यानी कि वीडियो चाहिए फ्रेंड्स, तो आप हमें कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं कि आप जो है थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं या फिर मैं फास्ट पढ़ाता हूँ, या फिर आपको थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा चाहिए, या फिर नई फ्रेंड्स सिर्फ आंसर बताइए, या फिर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कीजिए बहुत ज़रूरी हो तो आप किस तरह से आप चाहते हैं फ्रेंड्स, आप कमेंट कीजिएगा ताकि मैं चाहूँगा कि उसी तरह से वीडियो बनाऊँ। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम के पे जो है इसका लिंक डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ पर ज्वाइन कीजिएगा। ऑलरेडी 6 सेट का जो है प्रैक्टिस सेट का 6 सेट से सिर्फ ये आपका जीके का नहीं, 6 सब्जेक्ट का, यानी कि मैथ्स, रीजनिंग, उसके बाद जीके, झारखंड जीके, उसके बाद साइंस, कंप्यूटर्स, ये 6 सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिस सेट आपको डाल दिया गया है आपको टेलीग्राम में। 7वां सेट का जो है वीडियो कंप्लीट होने के बाद डाल दिया जाएगा फ्रेंड्स। ओके, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है किस नाम से? ए सीढ़ी दरवाज़ा, बी बुलंद दरवाज़ा, सी अलाई दरवाज़ा और डी कुतुब दरवाज़ा। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी अलाई दरवाज़ा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 कि जब 1942 में अखिल भारतीय क्या बोल रहा है, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, क्या बोल रहा है, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत के वायसराय कौन थे? ए लिनलिथगो, बी लिटन, सी कर्जन और डी रिपन। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए लिनलिथगो। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था तो उसमें वायसराय कौन थे? तो लिनलिथगो थे। अगला प्रश्न है मराठा शासक क्या दिया हुआ है? मराठा शासक छत्रपति शिवाजी का राजधानी का नाम। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी का राजधानी का नाम। ए रायगढ़, बी पुणे, सी सतारा और डी कोंकण। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए रायगढ़। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए रायगढ़। ओके फ्रेंड्स, शिवाजी का मराठा साम्राज्य के संस्थापक था। शिवाजी को जो है मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता था। किसका संस्थापक कहा जाता था? तो आपका मराठा साम्राज्य किसको? तो शिवाजी को, है ना फ्रेंड, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ये शिवाजी को। शिवाजी का जो जन्म हुआ था 1656 ईस्वी में। ये शिवाजी जो है 1656 ईस्वी में शिवाजी रायगढ़ की राजधानी बनाया। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 8 नंबर, सप्त क्रांति क्या दिया हुआ है? सप्त क्रांति की अवधारणा राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादन किया गया था। क्या बोला? सप्त क्रांति की अवधारणा राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादन किया गया था। ए राम मनोहर लोहिया, बी बीवी गिरी द्वारा, या सी रामनाथ स्वामी द्वारा, नायकर द्वारा, या डी महात्मा गांधी द्वारा। तो देखिए आपका जो आंसर है ये आपको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है फ्रेंड्स कि सप्त क्रांति की अवधारणा राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादन किया गया था। तो उसी का आपको आंसर जो आपको सीधा सीधी ए दिया हुआ है इसमें, राम मनोहर लोहिया द्वारा। अगला प्रश्न है 9 नंबर में, क्या दिया हुआ है कि ग्रीष्म ऋतु में क्या दिया हुआ है? ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है? क्या बोल रहा है? ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? ए राजस्थान, बी केरल, सी असम और डी पश्चिम बंगाल। अगर आपको इसका आंसर मालूम है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपको केरल में। कहाँ फ्रेंड्स? तो ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। वो कहाँ पे? तो आपका हो जाएगा केरल में। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? नामदफा क्या दिया हुआ है? नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी उड़ीसा, सी अरुणाचल प्रदेश और डी मणिपुर। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी अरुणाचल प्रदेश। नामदफा नेशनल पार्क जो है वो आपको कहाँ पे है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। देखते हैं फ्रेंड्स कुछ फेमस राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क है। तो आपको जैसे कि हो गया मानस, क्या है फ्रेंड्स? मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा। कौन सा फ्रेंड्स? तो काजीरंगा, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सब जो है आपको राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो ये आपको असम में है। कहाँ पे है? असम में है। काजीरंगा और मानस ये आपको असम में है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, आपका हो गया पेरियार। क्या है? पेरियार हो गया राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य हो गया। इसको वन्यजीव अभयारण्य कहते हैं। और दूसरा एक है वन्यजीव अभयारण्य, उसका नाम है परम्बिकुलम। क्या है फ्रेंड्स? परम्बिकुलम। ये जो है आपको फ्रेंड्स ये आपको राष्ट्रीय उद्यान है
ये वन्य जीव अभयारण्य है, ये आपको कहाँ पे है, तो केरला में है। कहाँ है फ्रेंड्स, तो आपको केरला में है। केरल में जो है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य और परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य है। और मैंने अभी दो क्या बताया, राष्ट्रीय उद्यान तो आपका मानस और काजीरंगा वो कहाँ पे है, तो असम में है। और बाकी आपको जो बताया नामदफा नेशनल पार्क जो है वो आपको कहाँ पे है, तो सी उड़ीसा में है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि कर्क रेखा, क्या दिया हुआ है, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ए बिहार, त्रिपुरा, मिजोरम। सी तीसरा बी दिया हुआ बिहार, मेघालय, त्रिपुरा। सी गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। और डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी इसमें होगा फ्रेंड्स तो आप इसके आंसर जो है मार सकते हैं बिना देखे, क्योंकि देखिए बिहार में कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो बिहार जैसे ही आया वो खत्म हो गया आंसर। इसमें भी बिहार है तो ये भी खत्म हो गया, तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा सी गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। सी आंसर हो जाएगा। और कर्क रेखा जो है गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा ये ऑप्शन के हिसाब से तीनों में गुजरती है। अब बात करते हैं कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है फ्रेंड्स 8 राज्यों में गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों में गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मिजोरम। एक हो गया मिजोरम। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा। फिर हो गया आपको पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। उसके बाद आपको हो जाएगा राजस्थान। उसके बाद हो जाएगा फ्रेंड्स गुजरात। फिर हो जाएगा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। उसके बाद हो जाएगा फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ और झारखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो ये 8 राज्यों से आपको जो है कर्क रेखा गुजरती है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न दिया हुआ है, कितना नंबर है, 11 12 में दिया हुआ है फ्रेंड्स कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है कौन सा है। ए लिटिल अंडमान, सी कार निकोबार, सी बैरन द्वीप और डी लैंडफॉल द्वीप। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी बैरन द्वीप। अगला प्रश्न है क्या दिया हुआ है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना, क्या दिया हुआ है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूहरचना थी, कौन कौन सी थी। ए कृषिगत विकास उन्मुख संवृद्धि, बी है औद्योगिक विकास उन्मुख संवृद्धि, सी है सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख संवृद्धि और उसके बाद डी में दिया हुआ है ये सभी। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा डी ये सभी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक चला था, तो इसका हो जाएगा 1985 से 1990 तक। ओके फ्रेंड्स, यह योजना जो है यह योजना आपको जॉन डब्ल्यू होता है मिलर, क्या फ्रेंड, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 14 नंबर में क्या दिया हुआ है कि भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा किया गया है। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा किया गया है। ए TCS, बी अमेजन, सी विप्रो और डी गूगल। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा किसके द्वारा, तो आपका हो जाएगा बी अमेजन द्वारा। अमेजन द्वारा जो है भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम अमेजन द्वारा शुरू किया गया था, अमेजन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि भारत में क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई है। भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई है। ए भारत सरकार अधिनियम 1909, दूसरा दिया हुआ है बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1917 और डी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है 16 नंबर में क्या दिया हुआ फ्रेंड्स कि पुस्तक का नाम क्या है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है। ए मीना नैयर, बी अभिजीत गुप्ता, सी अनुपम खेर और डी श्रीराम चक्रधर। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स
तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, अभिजीत गुप्ता। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि राष्ट्रपति की अध्यादेश, क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। राष्ट्रपति का जो है कि अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है किसके द्वारा, किस अनुच्छेद में, ए अनुच्छेद 127 में, बी अनुच्छेद 143 में, सी अनुच्छेद 52 में और डी अनुच्छेद 300 में। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए अनुच्छेद 123 में। यही प्रश्न मैंने सेम लगभग, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज है फ्रेंड्स, मैंने कल या परसों कम्युनिटी पोस्ट में जो है सेम प्रश्न आपने करवाया था। कम्युनिटी पोस्ट में आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत, मैंने इस तरह से प्रश्न बनाया था कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश पारित कर सकती है। यही क्वेश्चन आपको सेट में दिया हुआ है फ्रेंड्स। अगर आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट को भी अगर क्वेश्चन करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न कर सकते हैं। ज़्यादातर मैं PYQs यूज़ में कम्युनिटी पोस्ट में देता हूँ। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है। भारत में संसदीय काल शून्यकाल का आशय क्या है। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है, मतलब क्या है। वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है, बी प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठते हैं, या फिर सी किसी विधेयक पर चर्चा के 2 चरणों के बीच अनौपचारिक चर्चा के लिए आवंटित समय, या फिर डी बजट पर चर्चा के लिए आवंटित विशिष्ट समय। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष अनुमति के बिना कोई विषय उठते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 19 नंबर में, पूरा क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, पूरा PURA, पूरा का अर्थ है, क्या अर्थ होता है, ए प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनेंट, बी प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज, सी पॉलिसी ऑफ अर्बन एमिनिटी और डी इनमें से कोई नहीं। तो पूरा जो फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज। ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान है। इसमें क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा का प्रावधान। अगला प्रश्न है 20 नंबर में, क्या दिया हुआ है कि किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होता है, ए बेसबॉल खो खो, बी नेटबॉल और बास्केटबॉल, सी पोलो कबड्डी और डी जिम्नास्टिक। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए बेसबॉल और खो खो। बेसबॉल और खो खो में, बेसबॉल और खो खो जो होती है इसमें खिलाड़ियों की संख्या आपका 9 होता है। बाकी अलग अलग गेम्स की अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ अभी आपको पोलो और कबड्डी, क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, कबड्डी। तो कबड्डी में कितने खेल होते हैं, खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद आपको जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं। फिर आप बढ़ते हैं नेटबॉल और बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, सभी का आंसर कमेंट करके बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, ये जो है आपके लिए, ये आपके लिए आज का होमवर्क है कि एक तो मैंने बता दिया इसका आंसर ये होगा। तो नेटबॉल और बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं वो बताइएगा, पोलो एवं कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं वो बताएंगे, और जिम्नास्टिक का जो है कितने खिलाड़ी होते हैं वो कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर में, एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें क्रॉस लिखा गया है, माफ़ी चाहता हूँ। भारत की पहली मुख्यमंत्री थी, भारत की पहली मुख्यमंत्री थी, कौन थी, ए नंदिनी सतपथी, बी सुचेता कृपलानी, सी मायावती और डी शीला दीक्षित। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी सुचिता कृपलानी। कहाँ की, आप इसमें भी आप एक कमेंट करके बताइएगा आंसर कि सुचिता कृपलानी जो है कहाँ की मुख्यमंत्री, पहली भारत की पहली मुख्यमंत्री बनी थी, वो कहाँ की बनी थी। ओके फ्रेंड्स, मैं ऑप्शन बता देता हूँ, ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार और डी अरुणाचल प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, तो आप सुचिता कृपलानी जो है, कृपलानी भारत की पहली मुख्यमंत्री बनी थी, वो कहाँ की, किस राज्य की बनी थी, वो आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि आंतरिक सुरक्षा एकेडमी कहाँ अवस्थित है। आंतरिक सुरक्षा एकेडमी कहाँ अवस्थित है, ए नासिक में, बी माउंट आबू में, सी हैदराबाद में और डी पुणे में। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा बी माउंट आबू में।
कहाँ पे? तो माउंट आबू में। ओके फ्रेंड्स, अगला क्या बताता हूँ मैं, कुछ बता देता हूँ इसमें से। 1 फरवरी, कब फ्रेंड्स? तो 1 फरवरी 1975, 1 फरवरी 1975 को सीआरपीएफ द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? सीआरपीएफ, सीआरपीएफ द्वारा जो है आंतरिक सुरक्षा एकेडमी का कराया गया था, स्थापित कराया गया था। अब आप जो है इसमें सीआरपीएफ का फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, कि सीआरपीएफ का जो है वो फुल फॉर्म क्या होता है वो बताएंगे। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी। क्या फ्रेंड्स? राष्ट्रीय, मैं लिखूंगा तो थोड़ा सा समय लग जाएगा फ्रेंड्स, इसीलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। राष्ट्रीय, क्योंकि इसमें मोबाइल में जो है थोड़ा सा छोटा छोटा लिखाना में पॉसिबल नहीं होता है हाथ से। राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी, एकेडमी जो है राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ पे है? तो आपको हैदराबाद में है। कहाँ है फ्रेंड्स? तो आपको हैदराबाद में है। उसके बाद राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है वाक्यांश। क्या दिया हुआ है 23 नंबर में? वाक्यांश क्या दिया हुआ? जस्ट डू इट, जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? ए इन्फोसिस, बी जेट एयरवेज, सी टाटा मोटर्स और डी नाइक। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा डी नाइक। क्या हो जाएगा? डी नाइक। जस्ट डू इट जो है वो नाइक कंपनी के टैगलाइन है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 24 में? कि मधुबनी शैली क्या है? मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है। मधुबनी शैली जो है एक लोक चित्रण शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? ये भी बहुत ही मशहूर है, आपको मालूम भी होगा उम्मीद है। ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी बिहार। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी बिहार। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा डी बिहार। इसको जो है मिथिला पेंटिंग, क्या जी फ्रेंड्स? तो मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। यह बिहार का मिथिलांचल इलाके में मधुबनी, दरभंगा और नेपाल के कुछ इलाकों में प्रचलित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन है? भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? ए खान अब्दुल गफ्फार खान, बी नेल्सन मंडेला, सी दलाई लामा और डी एनी बेसेंट। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए खान अब्दुल गफ्फार खान। अब इसमें आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि खान अब्दुल गफ्फार खान जो है ये कहाँ के रहने वाले थे। जैसे कि आपको यहाँ पे क्लियर है कि भारत रत्न पुरस्कार जो है प्रथम विदेशी कौन थे, तो यहाँ पे फैन अब्दुल गफ्फार, तो किस विदेश से थे यानी कहाँ के रहने वाले थे वो आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, इस तरह से लिखेंगे खान अब्दुल गफ्फार यहाँ के निवासी थे, इस तरह से कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 में कि वर्ष 2021 के लिए 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों नेशनल फिल्म अवार्ड्स के तहत सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड्स किस फिल्म को दिया गया था? क्या बोल रहा है कि वर्ष 2021 के लिए 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स के तहत सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड किस फिल्म को दिया गया था? ए रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, बी पुष्पा द राइज पार्ट 1, सी द कश्मीर फाइल्स और डी RRR यानी कि इसको RRR भी जो बोलते हैं हम लोग वो भी है। तो इसमें से कौन सा फिल्म जो है उसको पुरस्कार दिया गया था फ्रेंड्स? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? सॉरी, ए रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। अगला प्रश्न है 27 नंबर में हल्के लड़ाकू विमान तेजस LCA तेजस ने हाल ही में हवा से हवा में मार एयर टू एयर स्ट्राइक्स करने वाली किस स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ए अग्नि 4, बी अस्त्र, सी निर्भय और डी प्रहार। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी अस्त्र। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा बी अस्त्र। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री, क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने का ऐलान किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने का ऐलान किया? ए चंद्रयान दिवस, बी प्रज्ञान दिवस, सी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और डी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रीय 23 अगस्त को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का ऐलान किया। ये किस विषय पे किस के लिए आपको ऐलान किया ये आप कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है क्यों जो है 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का ऐलान किया गया। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ
क्या फ्रेंड्स इसमें अभी मैंने पढ़ा चंद्रयान दिवस, प्रज्ञान दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष अर्घ्य दिवस। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था यहाँ पे एक क्वेश्चन में अग्नि-4, अस्त्र, निर्भय और प्रहार, इसी टाइप से क्वेश्चन में से इसमें से रिलेटेड है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है उसी मौके पर मनाया गया था, चंद्रयान टाइप का ही दिवस। ओके, इसमें आप कमेंट करके हिंट्स बता दिया हूँ, इसका आंसर आप बताइएगा। अगला प्रश्न है 29 में, हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? ए इंदौर, बी पुणे, सी सिक्किम और डी जबलपुर। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए इंदौर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए इंदौर। अगला प्रश्न है IEEF, क्या दिया हुआ है? IEEFA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा सौर निर्माता देश बन जाएगा? IEEFA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा सौर निर्माता देश बन जाएगा? ए 2024, बी 2025, सी 2026 और डी 2030। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी 2026 तक। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है फ्रेंड्स। कहाँ पे डाला हुआ है? तो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप ऑलरेडी मैंने 6 सेट का प्रैक्टिस सेट जो है ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ये सिर्फ आपको मैं जो पढ़ाता हूँ सिर्फ वो नहीं, GK झारखंड GK का तो वीडियो डालता हूँ तो उसका तो मिलेगा ही। उसके बाद आपको साइंस, उसके बाद आपको कंप्यूटर, 4 सब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा मैथ्स, फिर आपको हो जाएगा फ्रेंड्स रीजनिंग। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो रीजनिंग। ये 6 सब्जेक्ट का जो है आपको इसका प्रैक्टिस सेट जो है कहाँ डाल दिया जाएगा? तो टेलीग्राम में। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।